नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी अगले आधे घंटे में। चलिए अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से। तो गिफ्ट निफ्टी में जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े कमजोरी के हैं। 21,760 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, करीब 70 अंक नीचे। वहीं हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि माफ कीजिएगा, जापान के बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है। 37,000 के पार निकल चुका और 34 साल में सबसे बड़ी तेजी जापान के बाजार यानी कि निक्केई में देखने को मिली है, करीब 122 अंक ऊपर। वहीं अन्य बाजारों पर नजर डालें तो आज हम आपको बता दें कि एशियाई बाजार आज ज्यादातर बंद रहेंगे क्योंकि ल्यूनर न्यू ईयर हॉलिडे के मौके पर चीन, साउथ कोरिया और ताइवान के बाजार बंद रहेंगे। वहीं सिंगापुर और हांगकांग के बाजारों में आधे दिन के लिए ही ट्रेडिंग रहेगी। तो ये है अपडेट एशियन मार्केट से। ज्यादातर मार्केट्स बंद रहेंगे, लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। लेकिन जापान के बाजार इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब बाकी ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में भी एक सपाट ट्रेडिंग ही हुई। डाउ जोन्स सपाट क्लोजिंग हुई, लेकिन निचले स्तरों से अगर बात करें तो करीब 182 अंकों की रिकवरी वहां पर देखने को मिली है। वहीं S&P 500 में भी लगातार तेजी बनी हुई है और कल 5,000 का भी स्तर छुआ इंडेक्स में। और लगातार 5वें दिन हम देख रहे हैं कि इंडेक्स S&P 500 पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं उस पर बाजार पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है और S&P 500 में 80% से ज्यादा जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं। इस बीच एक और आंकड़ा आया, US वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए जिसमें कि गिरावट देखने को मिली। 9,000 गिरकर 2.18 लाख पर यह आंकड़ा आया। अनुमान जो था वो 2.2 लाख का था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं। लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं दिखा। बॉन्ड मार्केट्स में हल्की बढ़त हुई है, लेकिन इस पर ज्यादा बाजार ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और अब फेड ऑफिशियल्स की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी सब एक ही पेज पर हैं कि अभी फिलहाल जॉब मार्केट स्ट्रांग नजर आ रही है, मजबूत है, इकोनॉमी की स्थिति भी मजबूत है। मॉनेटरी टाइटनिंग का असर अभी फिलहाल ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है बाजार पर, इसलिए कटौती करने पे अभी फिलहाल वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। आने वाले महंगाई के आंकड़ों को वो क्लोजली वॉच करेंगे और जब तक वहां से उनको कॉन्फिडेंस नहीं निकल आता कि महंगाई के आंकड़े अब पूरी तरीके से स्थिर हो चुके हैं, तब तक वो ब्याज दरों में फिलहाल कटौती का निर्णय नहीं लेंगे। इस तरीके के बयान फेड ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहे हैं। कल थॉमस बाकिन की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान आया। जब मजबूत जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए तो उनकी तरफ से भी ऐसे ही बयान आया कि फिलहाल वो जल्दबाजी नहीं करेंगे कटौती करने में। तो ये चीज अब बाजार पूरी तरीके से फैक्टरिंग कर चुका है, तो ज्यादा कुछ बड़े इवेंट्स अभी फिलहाल है नहीं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से नतीजों का ही असर अमेरिकी बाजारों पर है और उसी पर रिएक्ट कर रहा है। यूरोप के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि सपाटी कारोबार हुआ, आधा % की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स में कल हल्की बढ़त थी। डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी देखने को मिली है और सोने में कमजोरी थी। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर चढ़े उसके बाद हमने देखा कि सोने में हल्की वीकनेस आई। कच्चा तेल ये अब थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है आगे भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि $80 के पार निकल चुका है। कच्चा तेल भी लगातार चौथे दिन तेजी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रही है और इजराइल ने हमास का जो सीज फायर का प्रस्ताव है उसे रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार किया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है। जिस तरीके से टेंशन डेवलप हो रही है और इजराइल की तरफ से ये बयान आ गया है कि अब वो पूरी तरीके से विक्ट्री चाहते हैं। इस वजह से वो जल्द ही अभी युद्ध में विराम करने की उनकी कोई योजना नहीं है। तो कच्चे तेल में आगे देखना होगा, हो सकता है और भी तेजी बढ़ी रहे। फिलहाल $81 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये है ओवरऑल संकेत, तो ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत नहीं है आज के लिए, ठीक ठाक ही संकेत है ग्लोबल बाजारों से। एक बार FIs और DIs के भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की 4,933 करोड़ की। कैश मार्केट में DIIs खरीदारी करके गए 5,512 करोड़ की।
इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा है 1204 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में 26,255 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एफआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे जो कि आज आपको बताएंगे कि किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि 21,800 का जो लेवल था जिसको कि एक अहम सपोर्ट लेवल देखा जा रहा था, वो लेवल भी कल टूटा और 21,717 पर आ चुका था। करीब 200 अंकों की कमजोरी निफ्टी में कल के दिन देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा कमजोरी थी बैंक निफ्टी में, 800 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। कल एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से भी हमने काफी उतार चढ़ाव देखा और आरबीआई के इवेंट के बाद हमने देखा कि बाजार में कमजोरी बढ़ी और आज एफआईएस की तरफ से भी बिकवाली के आंकड़े हैं। तो इन सबको देखते हुए आज बाजार के लिए कौन से अहम लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ये समझ लेते हैं। पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप मार्केट के लिहाज से देख रहे हैं तो चीजों के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है और बदलाव कल इसलिए हो गया क्योंकि एमपीसी के बैठक का एक इवेंट पास हो गया। हालांकि वॉलिडिटी अपने चरम पर अभी भी है, 15.5 का इवेंट पास होने पर भी विक्स नहीं गिरा। कल हुआ क्या एक्चुअली ये देखते हैं। कल अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो उसने अपने क्रिटिकल लेवल करीब 21,800 को ब्रेक किया, लेकिन 800 को ब्रेक करने पर भी निफ्टी के पास 700, 600, 500 तक का एक सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी के फ्रंट से जरा डरने की जरूरत नहीं है और बकायदा कल रिलायंस डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो रिलायंस के साथ साथ बाजार ने अपना एक क्वेश्चन और दे दिया कि अभी वो 700 को ब्रेक नहीं करना चाहते जल्दी जल्दी और ना ही उसके बाद अभी 600 को तोड़ने का पूरा मोमेंटम है, मूड है। तो निफ्टी के फ्रंट से तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहे कि वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक कल हमने आपके सामने बात रखी थी कि 22,000 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा, अगर टिक गए तो ही कवरिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और सेम विद बैंक निफ्टी हुआ। बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम हुई है कल थोड़ी ज्यादा हुई है, उसकी वजह भी थी। हमने आपको कल भी नोटिस कराया था पूजा, अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और हमने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था, इसके अंदर बारूद भरा जा चुका है, बस इसके अंदर चिंगारी देना बाकी है। ये आइदर साइड किसी भी तरफ कम से कम 1000 पॉइंट मूव करने की कैपेसिटी रखता है। और ट्रस्ट में कल अगर आप चेक करेंगे डाटा तो आपको 1000 पॉइंट से ज्यादा का ही मूव बैंक निफ्टी पे दिखा। डेज हाई से डेज लो चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 1000 पॉइंट का मूवमेंट था कम से कम बैंक निफ्टी पे। तो ये मार्केट ने कल बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट दिखाने के बाद उसके पीसीआर को हल्का कर दिया। कहने का मतलब है कि जितनी फ्रॉड जमी हुई थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी मार्केट ने कल क्लीन कर दी है। अभी थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट हाई है, ये हाई ओपन इंटरेस्ट बाजार में बैंक निफ्टी को काफी वॉलेटाइल रखेगा। बैंक निफ्टी कल की गिरावट के बाद थोड़ा फेयर वैल्यू पे से थोड़ा अंडर वैल्यू भी जा चुका है। हालांकि भी उसका पीसीआर 0.6 है, हम थोड़ा और वेट करेंगे। अगर थोड़ी भी और गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी वापस एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आ गया है, इसको बाय करके एक पुल बैक ट्रेड देखा जा सकता है, बट अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। और बी अवेयर, सावधान। मैं कई बार आपको इस मार्केट के अंदर कह चुका हूँ कि आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करने की जरूरत है। 20-30% से ज्यादा पैसा इंडेक्स में मत डालिए, कुछ पैसा स्टॉक्स में रखिए, कुछ पैसा कैश में रखिए। आज भी यही रणनीति होगी। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट में जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए पहले आते हैं 21,500, 600, 700, ये 3 एरिया के स्टॉप लॉस आपके बरकरार रहेंगे। पहला रेजिस्टेंस एरिया 800 है, उसके बाद 900 है, फिर उसके बाद 22,000 भी है। तो आप हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, हर 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट देखेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 45,000 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। पहला है 44,800, दूसरा 44,500, ये बस लास्ट कड़ी है। इसके बाद बैंक निफ्टी काफी लाइट हो जाएगा और मैं बोलूंगा अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 44,800 के आसपास आके बढ़िया से अच्छे से बैंक निफ्टी में पोजीशंस बना सकता है। वो 44,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक अच्छा मिल सकता है उसको भी, और उसका रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर हो गया है। तो बैंक निफ्टी में 44,500 और 44,800 दो सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाते समय पहले आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 45,500, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, पहले सपोर्ट था ये, और फिर 46,000 है। तो लेवल्स हमने लिख दिए, बकायदा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे। और ये सभी चीजों के साथ आप चाहें तो एक बार ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे काम करें, बीटीएसटी एसटीपीटी ना करें और स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस हमें देने के लिए। तो क्लियर कट रणनीति आपको बता दी गई है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बताए हैं उसका ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी जब निचले स्तरों पर आए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 45,500 ये एक
पहला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वहां तक तेजी करने के लिए। निफ्टी में ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करिए, अभी भी इंट्राडे में ही ट्रेड करिए। BTST STBT ट्रेड करने की सलाह नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। ये है सलाह बाजार पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में ट्रेड कैसे ले निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए अपने। शुभ प्रभात पूजा जी। जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी अपने हायर लेवल्स जो कि 22,100 के लेवल के आसपास आकर वहां पर निफ्टी को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। हालांकि निचले स्तर पर हमें सपोर्ट भी दिखाई दिए जो कि 21,600 से लेकर 21,670 के लेवल्स पर है, जहां पर हमें 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें रेंज बाउंड्री ट्रेड दिखाई देगा आने वाले समय में। जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, जब तक इसमें हल्की सी बिकवाली रहेगी और निचले स्तर पर हमें वहां से हमें एक पुल बैक ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो रेजिस्टेंस हमारा 22,000 रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,600। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल सकता है। हालांकि अब बैंक निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है जो कि 44,800 लेवल के आसपास है। तो वहां से एक पुल बैक दिखाई देगा जो कि हमें 45,600 से लेकर 46,200 तक हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हालांकि अगर बैंक निफ्टी ने 44,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल 44,400 से लेकर 44,000 लेवल के पास आ रहा है। हालांकि भले ही इंडाइसिस में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारे स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें अभी भी तेजी दिखाई दे रही है, जिसमें से पहला स्टॉक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि हमें बाय करना है 183-84 के लेवल के आसपास, और जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 198 का और हमें स्टॉप लॉस रखना है 177 का। इस स्टॉक ने पिछले 4 से 5 दिनों का अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 177 से लेकर 179 के लेवल के आसपास, और स्टॉक अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका अवरली चार्ट देखें तो इसने एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया है और वहां पे हमें MACD का क्रॉसओवर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने निचले स्तर 177 से लेकर 178 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तब हमें इसमें 198 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें बाय करना है वो है जिंदल सौ। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मेटल स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे और इस स्टॉक्स ने एक डिसेंडिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम के साथ, और इसमें RSI है जो कि जिसने बुलिश क्रॉस ओवर दिया है। तो जिंदल सौ को बाय करना है हमें 530 और से लेकर 535 के लेवल के बीच में, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 595 का और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 505 का। तो ये दोनों ही कॉल काफी बेहतर लग रहे हैं बाइंग में इस करंट सिचुएशन। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो BEL 198 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चलिए। जिंदल 100 में भी तेजी करने के मौके हैं 595 के स्तर। चलिए अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों की। मुंबई स्टूडियो से शरद हमारे साथ मौजूद है पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ग्रासिम के आंकड़ों की बात करें तो थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हमने ऑफकोर्स इन नंबर्स को जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे लिया है। LIC के आंकड़े जो बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है, कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है कंपनी से, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑपरेशनल नंबर्स में भी सुधार आया है। कम से हम आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ITD सीमेंटेशन भी फोकस में रहेगा, शानदार नतीजे देखने मिले, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिडा। तो स्टॉक में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। हौजारी स्टॉक्स में बात करें तो रूपा ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली मार्जिन फ्रंट में। यहाँ पे जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट आया है और स्टॉक में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। HCC भी फोकस में रहेगा। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और कामकाजी घाटे से भी मुनाफे में भी कंपनी आई है, तो एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है HCC में।
तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। स्मॉल कैप स्पेस में फार्मा स्टॉक ऑर्किड फार्मा रहेगा फोकस में, और यहाँ पे देखें तो शानदार नतीजे देखने मिल रहे हैं। प्रॉफिट लगभग 400 गुना, मतलब आप कह सकते हैं 4 गुना ऑलमोस्ट जो है बढ़ चुका है, और इम्पॉर्टेंटली मार्जिन्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है। 16% के ऊपर ये आंकड़ा आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो बाइकॉन के नतीजे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स से इनलाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि एक गेन आई है, अब उनकी एडजस्टमेंट हुई है एक होल्डिंग में, तो उसके कारण पैट के नंबर्स आपको बड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज भी फोकस में आता है, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे सीक्वेंशियली देखने मिली है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी उतनी खास आई नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी सॉफ्टन ज़रूर हुई है, पर अभी भी वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ा हुआ है, और बहुत सारे स्टेट्स देखा जाए तो अलग अलग एक्साइज पॉलिसीज़ भी रोल आउट कर रहे हैं। तो बहुत वॉलेटाइल रहने वाला आपका स्पिरिट्स का पूरा इंटायर सेगमेंट अगले 3 से लेकर 6 महीने तक। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको अर्निंग्स में देखने मिल रही है, जहाँ पे ऑफ कोर्स 70 से 80 इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आए थे कल, और हमने वहाँ से आपके लिए पिक किया मार्केट आवर्स के बाद 7 से लेकर 8 चुनिंदा शेयर्स। ठीक है, तो ये कुछ अर्निंग्स हैं जिस पर की नजर रहेगी। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, बाइकॉन में जो है इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। सीएफओ इंद्रनील सेन ने रेजिग्नेशन दिया, और इसके अलावा नेहल वोरा जो एपीआई के बिजनेस के एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशन में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो नेगेटिव डेवलपमेंट्स जो है बाइकॉन में देखने मिल रही है। वही कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वारबर्ग पिंकस, एक प्राइवेट इक्विटी एंटिटी, उन्होंने अपनी एक स्टेक है, एक पार्ट स्टेक लगभग 7% की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे बड़े नाम देखने मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज जो है डीआईज और एफआईज ने जो है पार्टिसिपेट किया है। मैनकाइंड फार्मा हमने जो थे पहले ही बताया था कि प्रमोटर्स जो है लगभग 1.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे ओपन मार्केट में, लेकिन जो बाइंग आई है वहाँ पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े दिग्गज एफआईज ने जो है अब्जॉर्ब किया है। अब बात करते हैं फिशरी स्टॉक्स को लेके, जैसे कि अवंती फीड हुआ, वाटर बेस हुआ, एपेक्स फ्रोजन फूड, कोस्टल कॉर्प। अब ये जो है पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, क्योंकि कल कैबिनेट की अहम मीटिंग थी जहाँ पे 2 अप्रूवल आई। एक तो स्कीम आया प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना, इसकी अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे फॉर्मलाइजेशन आपके फिशरीज़ की इंडस्ट्रीज़ की होगी, और उसके अलावा जो एक इंफ्रा डेवलपमेंट की फ़ंड है वो अब 2026 तक चलेगी, तो वो एक एक्सटेंशन आया। और ऑलरेडी इंटरिम बजट में भी हमने देखा था पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स देखने मिली थी, तो आज भी इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया था जिसके लिए कॉनकॉर और रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जहाँ पे सीसीए का अप्रूवल आया है कि 6 मल्टी ट्रैक रेलवे प्रोजेक्ट जिसका जो आउटले होगा 12,300 करोड़ का, उसकी जो है स्थापना की जाएगी, और 6 राज्य में जो है ये ओवरऑल ग्रोथ देखने मिलेगा। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है BHEL। यहाँ पे लगभग 5,500 करोड़ रुपए के जो है ऑर्डर देखने मिलने वाले हैं हरियाणा पावर जनरेशन से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है और स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो माइंडकाइंड फार्मा, बायोकॉन जैसे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। BHEL, वाटर बेस, कल्याण ज्वेलर्स पर भी आज आप नज़र रखिए। एक काफ़ी अहम खबरें आज निकल कर आ रही, तो इसके चलते स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन खबरों के अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है ITC, जहाँ पे जेफरीज ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 420 रुपीज़ का दिया है, और रेटिंग भी डाउनग्रेड करके होल्ड पे दे रखा है। तो उनका मानना है कि पिछले 3 सालों में ITC ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं, बट इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सिगरेट्स में वॉल्यूम्स में कहीं पे हमें कमी देखने को मिली थी, और आगे जाके बैट जो है उसका एक प्रमोटर है वो भी एक स्टेक सेल करने की बात कर रहा है। 4% स्टेक सेल होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसी के चलते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 420 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं एयरटेल की, जहाँ पे मैक्वेरी ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1060 रुपीज़ किया है, बट रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड करके होल्ड दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अर्निंग जो है भारतीय एयरटेल के लिए वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बट ये सब अर्निंग जो है वो कहीं पे शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है, और इसीलिए उनको ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल को लेके। अगली बात करते हैं जोमेटो के, जहाँ पे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए थे इस Q3 के लिए, और इसी के चलते हुए हमारे पास कई ब्रोकरेजेस है, जैसे जेफरीज ने जोमेटो पे बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के कर दिया है 205 रुपीज़ का। HSBC ने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 163 रुपीज़ पे। नोमुरा ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 180 रुपीज़ का दिया है, और
टारगेट ये जो है व्यू जो है वो भी बाय का रखा है। और उसके अलावा मैक्वेरी है जहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया है अपना अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 76 रुपीज़ था। तो काफ़ी मिक्स्ड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमें जोमेटो से देखने को मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा बात करते हैं ग्रासिम की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 2430 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें इस क्वार्टर में बिजनेस में कहीं पे वीकनेस देखने को मिली, बट आगे जाके ये जो पेंट्स का बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने इनलाइन है उसके प्लान्स को लेकर, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं यूनाइटेड ब्रूरीज की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2075 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस क्वार्टर में कहीं पे मार्जिन मिस हुए थे, बट प्रीमियम सेगमेंट जो है कंपनी का वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो वोलेटिलिटी है वो आगे जाके काफ़ी एक की रहेगी कंपनी के लिए। बट फिलहाल के लिए तो उन्होंने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 2075 रुपीज़ का दे रखा है। ठीक है, तो आज ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिसके चलते आज एक्शन बना रहेगा। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, कमोडिटी कॉल्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन आगे उस पर चर्चा करेंगे, कमोडिटी मार्केट पर भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।